नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम बातचीत करेंगे यूपी एलटीजीएस प्रैक्टिस सेट 14 के बारे में। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 14वां है और उम्मीद है आप लोग पिछले हमारे सारे प्रैक्टिस सेट देखे होंगे और इसमें कुल 30 प्रश्नों का संकलन है आज के प्रैक्टिस सेट में। और हमारी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों का इन जितने भी हम प्रश्न कराते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आए। तो आप लोग अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए सांद्र HCl और सांद्र HNO3, बी सांद्र HCl और सांद्र H2SO4, सी HCl और HBr, डी HCl और HF। एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? तो पहली बात ये होता क्या है, तो इसको शाही जल भी बोला जाता है। एक्वारेजिया को शाही जल भी बोलते हैं। और एक्वारेजिया जो है इसका काम क्या होता है, तो यह सोने को घोलने में काम में आता है। सोने को घोलने में, जो गोल्ड होता है उसको घोलने में काम में आता है एक्वारेजिया, इसीलिए इसको शाही जल भी कहा जाता है। और ये सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? ऑप्शन ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी विद्युत लैंप, डी मोमबत्ती की ज्वाला। पूछा है दीप्त पिंड नहीं है। नहीं पे ज्यादा ध्यान फोकस करेंगे, नहीं तो जल्दीबाजी में हम ऑप्शन गलत लगा देते हैं। तो दीप्त पिंड किसको कहते हैं? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, दीप्त पिंड उसको बोलते हैं जिनका खुद का प्रकाश होता है। दीप्त पिंड का तात्पर्य ही होता है प्रकाशमान पिंडों से। अगर कभी पूछे कि दीप्त पिंड क्या होते हैं, तो वो होते हैं, इनका तात्पर्य होता है प्रकाशमान पिंडों से, जिनका खुद का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप इससे पकड़ लेंगे कि किनका खुद का प्रकाश होता है। तो सूर्य सही है, विद्युत लैंप सही है, मोमबत्ती की ज्वाला ये भी सही है। इसलिए जो दीप्त पिंड नहीं है वो है चंद्रमा। तो इसलिए यहां नहीं पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 3, कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी समतल उत्तल दर्पण। तो कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का एक प्रकार है पूछा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज होता है? तो अवतल दर्पण यूज होता है। इसके अलावा जो अवतल दर्पण होता है, अगर इजी लैंग्वेज में हम देखें तो ये चम्मच का आप लोग देखे होंगे कि बीच में जैसे गड्ढा होता है, वैसे ही अवतल दर्पण होता है, वो घुमावदार होता है। इसके बाद इसकी जो परावर्तक सतह होती है अवतल दर्पण की, जो इसकी परावर्तक सतह होती है, ये अंदर की ओर मुड़ी होती है, जैसे चम्मच होता है। अभी हम आप लोगों को बताया कि चम्मच की तरह ये अंदर से मुड़ी होती है अवतल दर्पण। इसका यूज जो होता है हेडलाइट में होता है, जो मेकअप मिरर होते हैं उनमें होता है, जो मेकअप हम लोग देखते हैं का। इसके अलावा दूरबीन में होता है। कभी पूछ दे कि दूरबीन में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो वो होता है अवतल दर्पण। इसके अलावा दंत दर्पण जो होते हैं उसमें भी अवतल दर्पण का यूज होता है। बाकी जस्ट इसके अपोजिट उत्तल दर्पण होता है। इसमें जो बीच का भाग होता है वो धसा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण में जस्ट उल्टा बीच का भाग ही उभरा हुआ होता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों वसा तेल में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए वनस्पति वसा फाइटोस्टेरॉल, बी पशु वसा कोलेस्टेरॉल, सी सरसों का तेल स्नेहक, डी खनिज तेल पेट्रोलियम। तो पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? वनस्पति वसा फाइटोस्टेरॉल सही है, पशु वसा कोलेस्टेरॉल सही है, और सरसों का तेल स्नेहक ये नहीं है। इसमें अनसैचुरेटेड फैट होता है सरसों के तेल में, तो इसलिए इसका स्नेहक गलत है। खनिज तेल पेट्रोलियम ये भी सही है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पूछा है नहीं है।
प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र लैंडलॉक बंदरगाह है? ऑप्शन ए एन्नौर, बी विशाखापट्टनम, सी मुंबई, डी हल्दिया। यहाँ पूछा है लैंडलॉक बंदरगाह के बारे में, हिंदी में देखे तो स्थल रुद्र बंदरगाह। तो कौन सा लैंडलॉक बंदरगाह है? तो ये है विशाखापट्टनम, बी इसका सही उत्तर होगा। ये अपने समुद्रों से चारों तरफ से और वनों से आच्छादित है, घिरा हुआ है ये जो बंदरगाह है विशाखापट्टनम का, तो इसलिए ये लैंडलॉक बंदरगाह है भारत में। प्रश्न नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, बी दादरा और नगर हवेली, सी दमन व दीव, डी पुडुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है किस जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो है ऑप्शन डी पुडुचेरी का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड क्षेत्र, बी मध्य मैदानी क्षेत्र, सी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, डी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। यहाँ पूछा है कि कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभाव विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, तो कौन सा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बुंदेलखंड क्षेत्र। प्रश्न नंबर 8, प्राणा पोर्टल का क्या उपयोग है? या फिर PRANA या फिर प्राणा। ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की निगरानी, बी जल प्रदूषण निगरानी, सी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, डी औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण। तो यहाँ प्राणा पोर्टल के बारे में क्वेश्चन है, तो पहले सबसे पहले जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। प्राणा का पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन, ये है एयर यू है ये एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट, ये एन है, फिर अटेनमेंट सिटीज। तो प्राणा का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। तो इसका क्या उपयोग है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की निगरानी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो इसका है कि जिस शहर में ज्यादा वायु प्रदूषण है तो उस प्रदूषण को कम करना, इसका यही काम है। प्राणा पोर्टल एयर पॉल्यूशन के लिए काम करता है कि जहां भी पॉल्यूशन ज्यादा है वायु में उसको कम करना और हवा को स्वच्छ बनाने का काम है इसका। प्रश्न नंबर 9 है, जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन ए अधिपादप, बी वन, सी लाइकेन, डी घास स्थल। तो जलीय चक्र को कौन नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है? तो वो वन करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए बिहार, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है भारत के? तो बिहार में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11, ऊर्जा का 10% का नियम देने वाला वैज्ञानिक का नाम है। ऑप्शन ए लिंडमैन, बी ओडम, सी टैंसले, डी हैकेल। तो ऊर्जा का 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो है लिंडमैन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा इन तीनों लोगों का नाम एक साथ दिया हुआ है, तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि ओडम, टैंसले, हैकेल कौन लोग थे और ये लोग क्यों इंपॉर्टेंट है। इन लोगों में से भी कभी कभी एग्जाम में एक हाथ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है तीनों। ओडम को फादर ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है, फादर ऑफ इकोसिस्टम, या फिर हिंदी में बोले तो पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहा जाता है ओडम को। टैंसले, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को, जो मेरा वीडियो देखे होंगे उनको पता है कि एजी टैंसले जो है ये कौन है। तो ये सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द जो है ये गढ़े थे। इकोसिस्टम
या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम? इकोलॉजिकल सिस्टम, ये जो शब्द है सबसे पहले कौन गढ़ा था? तो वो इजी टेंसले गढ़े थे। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है सबसे पहले टेंसले गढ़े थे। इसके अलावा हेकेल का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इकोलॉजी शब्द आप लोग सुने होंगे, पारिस्थितिकी जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये शब्द जो है वो हेकेल दिए थे। तो ये तीनों काफी ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इन तीनों लोगों को आप लोग एक बार अपने दिमाग में रख लीजिएगा, एग्जाम में आ जाते हैं तीनों में से कोई भी। तो ऊर्जा से संबंधित लिंडमैन है, बाकी ये तीनों पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12वां, वे पौधे जो वर्ष भर में तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए यूरीथर्मल, बी स्टेनोथर्मल, सी माइक्रोथर्मल, डी हेकिस्टोथर्मल। यहाँ पूछा है कि वे पौधे जो वर्ष भर में तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं, मतलब 12 महीने कोई भी मौसम हो वो रहते हैं, ऐसे पौधे को क्या बोलते हैं? तो यूरीथर्मल, ऐसे पौधों को यूरीथर्मल प्लांट बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं कि ऐसे पौधों में कौन कौन से इसके क्या उदाहरण है यूरीथर्मल प्लांट के। तो सबसे पहले आपका गुलाब है, या फिर रोज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, चमेली है, पेड़ों में आप लोग देखे होंगे सुंदरता के लिए लोग लगाते हैं, बाउंड्री के किनारे अशोक वृक्ष, ये भी 12 महीने जैसे रहता है वैसे ही रहता है, इसमें कोई बहुत विशेष परिवर्तन नहीं आता है। इसके अलावा यूरीथर्मल प्लांट में कुछ सब्जियां भी आती हैं, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा कौन कौन सी सब्जी यूरीथर्मल प्लांट में आती है। प्रश्न नंबर 13वां, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रोनोलॉजी ऑर्डर से क्वेश्चन है ये। पहला है कैबिनेट मिशन, दूसरा क्रिप्स मिशन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा माउंटबेटन योजना। इसके अलावा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ कूट दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमें लगाना है। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947। इसके अकॉर्डिंग बताइए आप लोग कौन सा कूट सही होगा नीचे से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2, 3, 1, 4। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। दूसरा है सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 2, बी केवल 1, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये सही है। कभी कभी ये भी पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कभी कभी ये लाइन ही वन लाइनर में आ जाती है, तो आप लोग तुरंत अभी इससे ध्यान रखिएगा कि बदरुद्दीन तैयब जी थे। दूसरा है सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, तो नहीं, ये पहली महिला अध्यक्ष नहीं थी। ये पहली, अगर यही दिया रहता कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तब होता सरोजिनी नायडू, लेकिन यहाँ पहली महिला अध्यक्ष दिया है, इसलिए सरोजिनी नायडू नहीं है, बल्कि कौन है? एनी बेसेंट है। ये कब बनी थी? 1917 में। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 में पहली भारतीय महिला थी एनी बेसेंट, और दूसरी थी सरोजिनी नायडू, और पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो है सरोजिनी नायडू। ये किस सन में बनी थी सरोजिनी नायडू? तो ये बनी थी 1925 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल 1। क्वेश्चन नंबर 15वां है, आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, आजीवक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे। दूसरा, इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफी मान रहा। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 2, बी केवल 1, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। आजीवक संप्रदाय के बारे में ये क्वेश्चन है।
आजीवक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे। सही है। इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफी मान रहा, ये भी सही है। तो इसलिए 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है। ऑप्शन ए मदरबोर्ड, बी प्रोसेसर, सी हार्ड डिस्क, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग देखे होंगे कि आपके पास, जिनके पास लैपटॉप होगा, वो लोग लैपटॉप का जो नीचे रहता है, ये हमारा कीबोर्ड वाला एरिया, उसके साइड में यहाँ लिखा रहता है कि प्रोसेसर रहता है कि इंटेल i3 i2 ऐसे करके ग्रीन कलर का एक चिपका रहता है, स्टिकर टाइप का, तो उस पे ये नोट रहता है। सेम वही चीज है। तो वो क्या होता है? वो प्रोसेसर होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेर नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड्य राजा को पकड़ लिया था? ये चोल चेर पांड्य जो त्रिकोणीय संघर्ष साउथ में चल रहा था, दक्षिण में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, बी राजाधिराज, सी राजराज प्रथम, डी कुलोत्तुंग। चोल राजा के बारे में पूछा है जो त्रिवेंद्रम में चेर नौसेना को नष्ट कर दिया था और फिर पांड्य राजा को पकड़ लिया था। तो ये चोल राजा कौन थे? राजराज प्रथम थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा ये जो राजराज प्रथम थे, ये बृहदेश्वर मंदिर, हमने एक दिन और वीडियो में बताया था, जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा कि बृहदेश्वर मंदिर, इसी को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इन्हीं के नाम पे पड़ा है, राजराज प्रथम के नाम पे राजराजेश्वर मंदिर। ये जो है राजराज प्रथम द्वारा ही बनवाया गया था। कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि किसके द्वारा बनवाया गया था। इनका शासन काल कब से कब तक था? तो 985 से 1014 ईस्वी तक राजराज प्रथम का शासन काल था। प्रश्न नंबर 18, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। वर्ष? ऑप्शन ए 1579 ईस्वी में, बी 1575 ईस्वी में, सी 1597 ईस्वी में, डी 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने यामिन उल खिलाफत और नासिर ए अमीर उल मोमिनीन की उपाधियां धारण की? ऑप्शन ए बिलबन लिखा है लेकिन ये बलबन है, बी नासिरुद्दीन महमूद, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन ये उपाधि धारण किया था? यामीन उल खिलाफत और नासिर ए अमीर उल मोमिनीन की? वो थे अलाउद्दीन खिलजी, इस उपाधियों को धारण किए थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20, अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन ए मौर्य राजवंश, बी सातवाहन राजवंश, सी शुंग राजवंश, डी वाकाटक राजवंश। अमरावती का भव्य स्तूप कौन निर्माण कराया था इसका? तो वो थे सातवाहन राजवंश। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए लिनक्स, बी यूनिक्स, सी विंडोज, डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये पूछा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। तो लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज, ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये नहीं है। और यहाँ पूछा है कि नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। प्रश्न नंबर 22, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। कारण आर, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है जो कि शीघ्र ही मांड या स्टार्च में बदल जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है।
बी है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है अभिकथन ए सत्य है परंतु कारण आर गलत है। डी है अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सत्य है। देखते हैं कि क्या है। अभिकथन ए है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है, ये तो सही है। कारण आर है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है, जो कि शीघ्र ही मांड या स्टार्च में बदल जाती है, तो ये भी सही है। और जो आर है ये ए की सही व्याख्या करती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है प्राकृतिक सोर्स, सूची 2 है अम्ल या एसिड। ऑप्शन ए सिरका, बी इमली, सी खट्टा दूध, डी बिच्छू बूटी का डंक। अब इधर एसिड दिया है, इसमें कौन सा एसिड है उसके आधार पे हमको मैच करना है। तो यहाँ नेचुरल सोर्सेस हैं, इधर एसिड है। तो सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, एक दिन हमने बताया था आप लोगों को, एक वीडियो में जो देखे होंगे उनको पता होगा कि एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, ये मुख्य सोर्स है इसका एसिटिक एसिड का। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड, खट्टा दूध या दही में कौन सी एसिड, तो लैक्टिक एसिड। बिच्छू बूटी का डंक, इसमें कौन सी एसिड पाई जाती है, तो मेथेनोइक एसिड। तो आपको याद रहेगा ये वन लाइनर में भी पूछता है और बाकी ये उसमें भी पूछा था कि कौन सा सही है, ऑलरेडी मतलब दिया हुआ था 3 ऑप्शन और कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन था उसमें। ये क्वेश्चन था उसमें इमली भी थी, दही भी थी और सिरका भी था। तो ये काफी रिपीट होते हैं, ये वाले क्वेश्चन कई एग्जामों में आ चुके हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। प्रश्न नंबर 24 है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। ऑप्शन ए पौधों में कलम लगाना, बी बिना मिट्टी के पौधा उगाना, सी सब्जियों का अध्ययन करना, डी मृदा संरक्षण। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ये है बिना मिट्टी के पौधा उगाना। जो बिना मिट्टी के पौधा उगाने की प्रक्रिया होती है उसी को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसको जरूरी नहीं है कि मिट्टी ही, इसको पत्थर में और आजकल के बहुत सारी तकनीकी इतनी आगे हो गई है कि उसके माध्यम से पानी वानी में भी ये पौधे उगाए जाते हैं बिना मिट्टी के। बहुत जगह ऐसी खेतियां हो रही हैं जहाँ मिट्टी की जरूरत नहीं है बल्कि पानी से और पत्थरों से ऐसे करके उगाया जा रहा है बहुत सारे पौधे, तो उसी को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25, विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ब्राजील दक्षिणी अमेरिका देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। दूसरा, एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है। तीसरा, अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप है। उपर्युक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल 2, बी केवल 1, सी 1 और 2 दोनों, डी 1 और 3 दोनों। विश्व जनसंख्या के संदर्भ में ये रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला है कि ब्राजील दक्षिणी अमेरिका देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है, तो ये सही है। दूसरा, एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है, तो नहीं, ये गलत है। तीसरा, अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप है, नहीं, ये भी गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा केवल 1, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। यहाँ देखिए तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। ऑप्शन ए बॉस जल संधि, बी तस्मान सागर, सी मैगलन जल संधि, डी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट।
तो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से कौन अलग करता है? तो वो बॉस जल संधि अलग करती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बागानी फसल, देश का नाम। ऑप्शन ए रबड़, बी कोकोआ या कोको, सी चाय, डी कहवा कॉफी। यहाँ बागानी फसल है और देश का नाम है कि रबड़ कहाँ? तो मलेशिया में होता है, कोको नाइजीरिया, चाय श्रीलंका, कॉफी कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है पूछा है। ये हमें देखना है, इसमें से 3 तो सुमेलित हैं, तो कौन को सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से सुमेलित हैं। रबड़ मलेशिया सही है, कोको नाइजीरिया ये भी सही है, चाय श्रीलंका सही है, कहवा कॉफी उज्बेकिस्तान ये गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए खनिज अयस्क, बी इंजीनियरिंग के सामान, सी हस्तशिल्प, डी कृषि उत्पाद। इस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंजीनियरिंग के सामान का भारतीय निर्यात में सर्वाधिक हिस्सा है। प्रश्न नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है और ये है सूची 2। ये एक सूची है। ए है इक्ता, बी महरौसा, सी खालिसा, डी सिख। ये सब एक शब्द है जिनके अर्थ किन चीजों के लिए यूज किए जाते थे उसके आधार पे हमको यूज करना है, मैच करना है। और बाकी यहाँ कूट दिए, इसका सही उत्तर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग हम मैच करेंगे, लगाएंगे। तो इक्ता, इक्ता किसको कहा जाता था? तो इसका क्या होगा आप लोग बताइए। इक्ता जो था भू राजस्व को इक्ता कहा जाता था। इसके अलावा महरौसा क्या था? संरक्षित नगर। खालिसा क्या था? राज्य प्रशासन के अधीन भूमि जो थी वो खालिसा में आती थी। और सिख क्या था? एक भाग। सिख क्या था? तो सिर्फ एक भाग। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, लाहौर की संधि 1846 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है महाराजा ने सतलुज नदी के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। दूसरा, सतलज और ब्यास नदियों के बीच के सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया। तीसरा है अंग्रेजी सेना अब सिख राज्य में से नहीं गुजर सकती थी। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी 1, 2 और 3, डी केवल 2 और 3। लाहौर की संधि कब हुई थी? 1846 में। इसके बारे में क्या सही है ये हमें ढूंढना है। महाराजा ने सतलुज नदी के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। सही है। सतलज और ब्यास नदियों के बीच के सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया। ये भी सही है। अंग्रेजी सेना अब सिख राज्य में से नहीं गुजर सकती थी। ये गलत है। ये गुजर सकती थी। 1 और 2। ऑप्शन ए 1 और 2 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम है? क्रोनोलॉजी ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन योजना। बी शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन योजना, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन। सी शिमला सम्मेलन, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना। डी अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, शिमला सम्मेलन, क्रिप्स मिशन। तो यहाँ डायरेक्ट योजना, सम्मेलन या प्रस्ताव इसी से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया है। नहीं तो यहाँ आप क्वेश्चन भी दे सकता था या सीधा सीधा भी दे सकता था। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्रोनोलॉजी पूछने का एक ऑर्डर चेंज हो गया है क्वेश्चन का। तो देखते हैं अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। कैबिनेट
मिशन योजना 1946 में, शिमला सम्मेलन 1945 और क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ये तो चारों मतलब लगातार मिलते जा रहे हैं क्वेश्चन में। लग रहा है यूपी लोक सेवा का फेवरेट क्वेश्चन हो गया है। कहीं ना कहीं ये दिख ही जाता है, या तो सुमेलित में दिख जाता है या फिर क्रोनोलॉजी में आ जाता है, लेकिन ये आता जरूर है क्योंकि इसको मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता है एक बार। क्रिप्स मिशन क्या होगा? 1942। तो आप लोगों को डेटिंग बता दिए, इसके आधार पे आप लोग इसमें से देखिए कौन सा सही उत्तर होगा और कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पहले अगस्त प्रस्ताव, जैसा कि हमने नीचे आपको बता दिया है। फिर आया क्रिप्स मिशन 1942, फिर शिमला सम्मेलन 1945, कैबिनेट मिशन योजना 1946, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 32, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? ये किस आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमने आर्टिकल पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16(4), सी अनुच्छेद 16(2), डी अनुच्छेद 17। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 16(2), ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 33, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए? ये क्वेश्चन भी हमने कराए हुए थे। क्वेश्चन क्या, इस ये तो एक रिपीट भी हो चुका है। इसके अलावा भाग पे हमने एक पर्टिकुलर वीडियो भी डाली हुई है। जो लोग नए जुड़े हैं उसको जाकर जरूर देखें, या फिर जो नहीं देखे हैं आप लोग भी एक बार जरूर उसको एक बार जाके देख लीजिए। शॉर्ट नोट्स में आप लोगों का ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, इसलिए एक नजर उसको दौड़ा लीजिए आप लोग, ताकि कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान वो किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 15 में, बी भाग 14 में, सी भाग 16 में, डी भाग 17 में। तो ये है भाग 15 में। निर्वाचन संबंधी प्रावधान जो है वो भाग 15 में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 34, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? ऑप्शन ए रवि राय, बी बलराम जाखड़, सी मीरा कुमार, डी जीवी मावलंकर। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर। वर्तमान में कौन है? एक दिन हमने बताया था, ये मैच वाले में क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैच दी फॉलोइंग में। तो वर्तमान में है ओम बिरला। आज के अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद है। ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, बी समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, सी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30, डी स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तो धर्म की यहाँ पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अब ऑप्शन ए में देखते कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 23 से 24 में है। आप लोग बताइए। नहीं, ये 23-24 में नहीं है, बल्कि ये है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसलिए पहली बात की ये तो यही गलत हो गया। समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, ये सही है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, ये सही है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यही सुमेलित नहीं था। तो आज का हमारा यह आखिरी प्रश्न था। शुरू में हमने बोल दिया कि 30 ही क्वेश्चन थे, लेकिन आज का जो हमारा टोटल प्रश्नों की संख्या थी वो 35 है। और आप लोग, उम्मीद है हमें कि अंत तक जुड़े रहेंगे और पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। और हम यही उम्मीद करते हैं और यही कामना करते हैं कि हम जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा रहे हैं उसका आप लोगों को एग्जाम में अधिक से अधिक लाभ हो, उसमें से जरूर आपके क्वेश्चन फंसे, क्योंकि हम लोग यूपी लोक सेवा आयोग के अलग अलग परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन उसी को हम कराते हैं और कुछ कुछ अपनी तरफ से ऐड करा के कराते हैं। तो हमारा पूरा अप्रोच रहता है
कि एकदम पूरे एग्जाम के पैटर्न को समझा जाए और बखूबी आप लोगों को बताया जाए। तो इसलिए आप लोग चैनल से रोज जुड़िए, जितने भी वीडियोस डाले जाते हैं आप लोग देखिए उसको। बाकी हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सर के वीडियो लेक्चर आते रहते हैं। और इस समय मौसम काफी बदल रहा है, तो आप लोग अपना और अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि हम लोगों की तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब हो गई है, इसलिए वीडियो में थोड़ा आप लोग देखे होंगे कल वीडियो भी नहीं आई थी। रीजन यही था क्योंकि सर की भी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है और मेरी भी। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ और एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।